हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग MSW 008 सामाजिक समूह कार्य समूहों के साथ कार्य करना, इसके जो खंड 1 है सामाजिक समूह कार्य का परिचय, इसमें हम लोग ने इकाई 1 और इकाई 2 का वीडियो पहले बना करके डाला हुआ है, आप जाके उसको सुन सकते। तो इस वीडियो में पूरा लेक्चर हम लोग भारत में जो इकाई 3 है, भारत में सामाजिक समूह का इतिहास, इसको हम लोग समझने वाले हैं। स्वतंत्रता से पहले के भारत में ये देखने के लिए कि जब ये फॉर्मल ग्रुप वर्क जैसा कुछ नहीं था, तब समुदाय मतलब एक दूसरे का साथ कैसे देते थे। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे मदद और मिलकर काम करने के तरीके समाज में पहले से ही मौजूद थे, बुने हुए थे। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या था, बल्कि ये समझना है कि ये जो पुरानी संरचनाएं थीं, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सुधार आंदोलन, उनमें ऐसा क्या था जो आज के ग्रुप वर्क जैसा है। सही कहा। कैसे वो समुदाय संगठित होते थे और हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं, है ना? हाँ, तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करते हैं, संयुक्त परिवार। स्रोत बताते हैं कि ये तो हजारों साल पुरानी व्यवस्था थी, कई पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे। जी, और मुखिया इसका प्रबंधन करता था, लेकिन ये सिर्फ साथ रहना भर नहीं था। अच्छा, तो क्या था इसमें खास? देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये संरचना काम कैसे करती थी। ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं था, ये आर्थिक सुरक्षा देती थी, मनोरंजन का साधन थी, व्यक्तित्व विकास में मदद करती थी, और सबसे जरूरी जो कमजोर सदस्य थे, बच्चे, बुजुर्ग, उनकी देखभाल सुनिश्चित करती थी। तो एक तरह से ये अपने आप में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था, एक आत्मनिर्भर सहायता समूह जहां सबकी भूमिका तय थी। दिलचस्प, संरचना ही सहारा बन गई थी। अच्छा, परिवार से आगे बढ़ें तो शिक्षा की बात करें। गुरुकुल प्रणाली का जिक्र आता है वैदिक काल में। हाँ, गुरुकुल, जहाँ छात्र गुरु के आश्रम में ही रहते थे, उनकी देखरेख में। तो क्या वहां भी कुछ समूह जैसा था? बिल्कुल। गुरुकुल सिर्फ किताबी ज्ञान पर फोकस नहीं करते थे, वो छात्रों का समग्र विकास चाहते थे, आध्यात्मिक भी और सांसारिक ज्ञान भी। ठीक है, सीखते थे। स्रोत बताते हैं कि ब्राह्मण छात्रों के समूह होते थे जिन्हें प्रवेश मिलता था। तो ये दिखाता है कि कैसे खास मकसद के लिए समूह बनते थे, कुछ आज के टारगेटेड ग्रुप जैसा। हाँ, वो एक दूसरे से भी सीखते थे साथ रहकर। बिल्कुल, वो अपने आप में ही एक सामाजिक समर्थन प्रणाली बन जाती थी। सही। तो शिक्षा में भी ये चीज थी। अब जरूर अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। शिल्पी श्रेणियां, क्राफ्ट गिल्ड्स, ये क्या थे? हाँ, शिल्पी श्रेणियां ये कारीगरों के समूह या संघ होते थे, और ये बहुत पुराने हैं, शायद बौद्ध काल से भी पहले के। अच्छा, तो ये क्या करते थे? सिर्फ अपना सामान बनाते बेचते थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये श्रेणियां कमाल का काम करती थीं। आप सोचिए, वो चीजों की गुणवत्ता बनाए रखती थीं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल जैसा। हाँ, और उचित दाम तय करना, बाजार में जो आपसी होड़ होती है उसे नियंत्रित करना, यहाँ तक कि मजदूरी और काम के घंटे तय करना। अरे वाह, ये तो काफी संगठित लगता है। बहुत ज्यादा। और इतना ही नहीं, वो नए कारीगरों के लिए ट्रेनिंग के मानक तय करते थे, और कभी कभी तो समुदाय के भले के लिए, जैसे मंदिर बनवाना या तालाब खुदवाना, उसमें भी पैसा लगाते थे। तो ये तो साफ तौर पर सामूहिक सौदेबाजी और सदस्यों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने का उदाहरण है। बिल्कुल सही। वो जानते थे कि मिलकर काम करने में ताकत है, एकता में बल है। ठीक है। और फिर आते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, इनका जिक्र भी है। जी हाँ, और इन आंदोलनों की खास बात ये थी कि इन्होंने समाज की बड़ी बुराइयों को निशाना बनाया, जैसे सती प्रथा थी, जाति का भेदभाव था, बाल विवाह, विधवाओं की बुरी हालत। हाँ, ये सब बड़ी समस्याएं थी। बिल्कुल। तो इन आंदोलनों ने लोगों को इन मुद्दों पर जगाया, और जो वंचित समूह थे, महिलाएं, विधवाएं, या जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, उनके हक के लिए, उनके भले के लिए लोगों को एकजुट किया, संगठित किया। तो ये भी एक तरह की समूह कार्रवाई हुई है ना, एक लक्ष्य के लिए। हाँ, बिल्कुल। उद्देश्य संचालित, लक्षित समूह कार्रवाई। स्रोत ईसाई मिशनरियों के काम का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा पर जोर दिया। तो अगर हम इन सब को, परिवार, गुरुकुल, श्रेणियां, आंदोलन, एक साथ देखें तो स्रोतों का मुख्य निष्कर्ष क्या है? ये सब जो हो रहा था, ये क्या था? देखिए, निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में समूह सहायता और कार्यवाही के ये जो रूप थे, वो ज्यादातर जरूरत के हिसाब से विकसित हुए थे।
वो पारंपरिक ज्ञान और समझ पर आधारित थे। मतलब कोई फॉर्मल थ्योरी या तकनीक नहीं थी? हाँ, बिल्कुल। आज की तरह कोई मानकीकृत सिद्धांत या तकनीकें नहीं थीं। ये सब जरूरत के हिसाब से अनुभव से चल रहा था। बाद में जब पश्चिमी समाज कार्य के विचार आए तो उनका असर पड़ा और भारत में ग्रुप वर्क को एक औपचारिक विषय, एक पेशे के तौर पर विकसित करने में मदद मिली। तो संक्षेप में कहें तो भले ही ग्रुप वर्क शब्द बाद में आया, पर भारत में मिलकर एक दूसरे का सहारा बनने और काम करने की जड़ें बहुत गहरी थीं, बहुत विविध थीं। संयुक्त परिवार से लेकर कारीगरों के संघों और समाज बदलने वाले आंदोलनों तक। जी, ये सब अपनी जरूरतें पूरी करने के स्वाभाविक तरीके थे जो समाज ने खुद ही विकसित कर लिए थे। और ये हमें आजाद भारत में ये सोशल ग्रुप वर्क, जिसे हम सामाजिक समूह कार्य कहते हैं, ये कैसे पनपा, कैसे आगे बढ़ा? हाँ, हमारे पास कुछ जानकारी है एक लेख से जिसका नाम है भारत में समूह कार्य का विकास। तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये तरीका खासकर सोशल वर्क की पढ़ाई में कैसे शुरू हुआ। बिल्कुल। और इसकी कहानी शुरू होती है 1936 से। 1936। हाँ, जब मुंबई में भारत का पहला सोशल वर्क स्कूल खुला था, सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। वहीं से कह सकते हैं कि ग्रुप वर्क की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये मतलब पहला कदम था टाटा स्कूल 1936 में। फिर ये आगे कैसे फैला? मतलब सिर्फ एक स्कूल से तो बात नहीं बनी होगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भारत में ग्रुप वर्क का जो विकास है वो सीधे सीधे सोशल वर्क की जो पढ़ाई है उसकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे और इंस्टीट्यूट खुले, इस मेथड को भी ज्यादा पहचान मिली, अहमियत मिली। तो टाटा के बाद और कौन से खुले? टाटा स्कूल के बाद फिर दिल्ली में और बड़ौदा में भी सोशल वर्क स्कूल खुले। हाँ हाँ। और इससे हुआ ये कि सोशल वर्क की पढ़ाई को एक एकेडमिक पहचान मिल गई। मतलब एक प्रॉपर सब्जेक्ट माना जाने लगा। एग्जैक्टली। और ग्रुप वर्क इसके सिलेबस का एक जरूरी हिस्सा बन गया। अब इसे बाकायदा पढ़ाया जाने लगा था। समझ गया। तो पहले स्कूल खुले, फिर ग्रुप वर्क पढ़ाई का हिस्सा बना, लेकिन सिर्फ किताबी बातें या कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर भी हुआ? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे भी काम हुआ। देखिए, 1960 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। हाँ। जो बड़ौदा स्कूल ऑफ सोशल वर्क था, उन्होंने पहली बार ग्रुप वर्क प्रैक्टिस का एक रिकॉर्ड छापा। एक रिकॉर्ड? मतलब केस स्टडी जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। ये वाकई एक मील का पत्थर था, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब भारत में कि ग्रुप वर्क असल में कैसे किया जाता है, फील्ड में कैसे होता है, उसका एक लिखित उदाहरण सामने आया। अच्छा, इससे तो काफी मदद मिली होगी दूसरों को सीखने में। बहुत बहुत मदद मिली होगी कि अच्छा, इस तरह से ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। इसे देखकर, पढ़कर लोग अपने काम में ला सकते थे। ये तो वाकई जरूरी रहा होगा। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह भी बने? क्योंकि अलग अलग स्कूल थे। बिल्कुल सही सवाल। इसी दौर के आसपास जो एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क है, हाँ, ये तो मेन बॉडी है शायद। हाँ, जो भारत में सोशल वर्क की पढ़ाई का स्तर देखती है, उसने और टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन ने मिलकर ग्रुप वर्क सिखाने और करने के लिए, मतलब उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मिनिमम गाइडलाइंस तय की। अच्छा, गाइडलाइंस। हाँ, ताकि एक स्टैंडर्ड बना रहे पूरे देश में। अच्छा, तो मतलब पहले अकादमिक पहचान मिली, फिर वो प्रैक्टिकल उदाहरण आया बड़ौदा वाला, और फिर स्टैंडर्ड्स तय हुए। इसका असर क्या हुआ फिर? असर काफी बड़ा था। देखिए, ये गाइडलाइंस आ गई, अकादमिक पहचान मिल गई, तो इसके बाद पूरे भारत में सोशल वर्क स्कूलों की गिनती तेजी से बढ़ी। ओह, काफी सारे खुले होंगे फिर तो। हाँ, और खास बात यह कि इन सभी नए संस्थानों में भी ग्रुप वर्क को उतनी ही अहमियत दी गई जितनी केस वर्क को, मतलब जो एक एक व्यक्ति के साथ काम करते हैं। हाँ, इंडिविजुअल वाला। हाँ, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी समुदाय के साथ काम करने को। तो ये तीनों बराबर महत्वपूर्ण माने गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसकी अकादमिक जड़ें मजबूत हो गईं, इसीलिए फिर फील्ड में, असलियत में भी ग्रुप वर्क ज्यादा इस्तेमाल होने लगा? हाँ, बिल्कुल। कनेक्शन तो सीधा है, क्योंकि इसकी थियोरी, इसकी ट्रेनिंग स्कूलों में मजबूत हो गई थी, तो फिर प्रैक्टिकली भी ये तरीका ज्यादा अपनाया जाने लगा, ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। आज अगर आप देखें तो कई सोशल वर्क संस्थानों में, खासकर जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स है, जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हैं या सुधार गृह हैं। हाँ, और कम्युनिटी सेंटर्स भी। हाँ, और कम्युनिटी सेंटर्स में भी ग्रुप वर्क एक बिल्कुल स्थापित तरीका है काम करने का। आज हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग संस्थानों में, मतलब अलग अलग जगहों पर ग्रुप में काम करना कितना जरूरी हो गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये तरीका
जरूरतमंदों की मदद करने में काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक ही तरीका, आप कह सकते हैं समूह कार्य, अलग अलग सेटिंग्स में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र हुए या स्कूल, अस्पताल, वहां की जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए जरा और समझते हैं कि अलग अलग जगहों पर कैसे लागू होता है। हाँ, तो नशा मुक्ति केंद्रों से शुरू करते हैं। सामग्री में गुमनाम शराबी मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस AA का जिक्र है। ये किस तरह से काम करता है? हाँ, AA जैसे जो चिकित्सा समूह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ क्या होता है कि जिन लोगों को एक जैसी दिक्कतें हैं, है ना, वो अपने अनुभव बांटते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। अच्छा। और इस पूरी प्रक्रिया में ना पहले तो जागरूकता आती है जी। फिर वो अपनी समस्या को मानते हैं। हाँ। और फिर इलाज तक पहुंचते हैं। और ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो नशे का आदी है। अच्छा। हाँ, उनके परिवार वालों के लिए भी समूह गतिविधियां होती हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बढ़ें, उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिले। यानी परिवार को भी साथ लेकर चलने की बात है। बिल्कुल। कभी कभी तो पूरे परिवार के साथ बैठकर बात होती है, उसे परिवार चिकित्सा कहते हैं, समस्या को समझने के लिए। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, नशे की लत से हटकर अगर हम युवाओं की तरफ देखें तो वहां समूह कार्य की क्या भूमिका है? आजादी के बाद युवा संगठनों का जिक्र है, नेहरू युवा केंद्र, विश्व युवक केंद्र। जी हाँ, आजादी के बाद इनकी भूमिका बढ़ी। नेहरू युवक केंद्र जो 1972 में बना, उसका फोकस ज्यादातर ग्रामीण युवाओं पर था। अच्छा। मकसद था कि कम्युनिटी सर्विस, कल्चरल एक्टिविटीज या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की जाएं। और विश्व युवक केंद्र? विश्व युवक केंद्र वो 1969 में आया। उसका जोर था युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने पर, ताकि वो अपने अपने संगठनों को और मजबूत बना सकें। और इनके अलावा भी जैसे NCC है, YMCA, स्काउट्स और गाइड्स, ये सब भी युवाओं की जरूरतों पर ही काम करते रहे। तो ये एक तरह से युवाओं के लिए सोशल और स्किल डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म बन गया। अच्छा, स्कूलों का माहौल तो बिल्कुल अलग होता है। सामग्री में निजी स्कूलों का जिक्र है खास तौर पर, वहाँ ये समूह कार्य कैसे अलग होता है? स्कूलों में देखिए फोकस बदल जाता है। वहाँ जोर बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर होता है, उनके व्यक्तित्व को निखारने पर। ठीक है। यहाँ ना कार्य प्रधान समूह बनते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनका एक तय काम होता है, एक मकसद होता है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कैरियर गाइडेंस पर कोई समूह काम कर रहा है। हाँ। या नैतिक शिक्षा पर, लीडरशिप सिखाना, टीम में कैसे काम करें, इस तरह के लक्ष्य होते हैं। अच्छा। और आइडिया ये है कि बच्चे वर्कशॉप्स में खुद करके सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। स्रोत में चेन्नई, कोचीन, त्रिवेंद्रम के कुछ स्कूलों का नाम भी है जहां ये काफी असरदार तरीके से हो रहा है, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा जोर। चलिए अब अस्पतालों की बात करते हैं। वहां समूह कार्य कहाँ फिट होता है? मेडिकल और साइकियाट्रिक दोनों फील्ड्स में इसका जिक्र है। हाँ जी। अस्पतालों में तो इसका इतिहास भी पुराना है। मुंबई के JJ अस्पताल में सोचिए 1930 के दशक से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ओह, काफी पहले से। बिल्कुल। यहाँ कई तरह के समूह होते हैं। कुछ सीधे इलाज से जुड़े होते हैं जिन्हें उपचार समूह कहते हैं, कुछ खासकर मनोचिकित्सा में स्किल सिखाने वाले होते हैं, और फिर ऐसे समूह भी होते हैं जो मरीजों और उनके परिवारों को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये परिवारों को मदद करता है कि वो मरीज की हालत को समझें, सही रवैया अपनाएं और समाज में अगर कोई भेदभाव या कलंक है तो उससे निपट सकें। को मिलता है। देखिए, गंभीर बीमारियों में तो होता ही है। फिर जैसे नवजात शिशु क्लिनिक हैं, वहां साफ सफाई, पोषण पर जानकारी देने के लिए समूह होते हैं। डायबिटीज क्लिनिक में खान पान कंट्रोल और भावनात्मक संतुलन के लिए, मतलब कई जगह, JJ अस्पताल चेन्नई का, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, निम्हांस बेंगलोर, कई बड़े संस्थान इसे अपना रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि एक तरह का कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करता है। इसी कड़ी में NGOs मतलब गैर सरकारी संगठन, उनकी भूमिका भी तो अहम होगी। बिल्कुल। NGOs तो भारत में हमेशा से समाज कल्याण में बहुत आगे रहे हैं, है ना? हाँ। ये अक्सर उन ग्रुप्स पर फोकस करते हैं जिन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे महिलाएं हो गईं, बच्चे, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति। यहाँ समूह कार्य का इस्तेमाल होता है लोगों में स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। स्पैस्टिक सोसाइटी, स्क्लाफ, आशा होम जैसे कुछ नाम स्रोत में दिए गए हैं। और आखिर में सुधार गृहों की बात है। क्या सरकारी संस्थान भी समूह कार्य की जरूरत को समझ रहे हैं? हाँ, सरकारी संस्थान भी इसकी अहमियत को समझते तो हैं, समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी करते हैं।
अच्छा, सुधार गृहों में इसका इस्तेमाल होता है व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करने के लिए, जीवन के लिए लक्ष्य तय करने में मदद करने के लिए, काउंसलिंग के लिए। लेकिन कुछ शायद दिक्कतें भी हैं। हाँ, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जो सरकारी सिस्टम की अपनी दिक्कतें होती हैं, मतलब नौकरशाही वगैरह, उसके कारण ये तरीका वहां उतना असरदार नहीं हो पा रहा है जितनी इसमें क्षमता है। ये एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि समूह कार्य एक बहुत ही लचीला, फ्लेक्सिबल तरीका है। भारत में ये नशा मुक्ति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है और जरूरत के हिसाब से ढल भी रहा है। निश्चित रूप से भारत में समुदाय को बनाने, मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग में समूह कार्य या ग्रुप वर्क की भूमिका पर कुछ दिलचस्प स्रोतों को देख रहे हैं। जी, ये स्रोत बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे समूह बनाकर समुदायों को सशक्त किया जा सकता है, उन्हें ताकत दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये समूह जैसे आंगनवाड़ी हैं या फिर स्व सहायता समूह और केरल का वो मशहूर मॉडल कुटुम्बश्री। जी, कुटुम्बश्री, हाँ, ये जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट लेवल पे कैसे बदलाव ला रहे हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले आंगनवाड़ी को ही लेते हैं। ये तो नाम सबने सुना है, हर जगह दिखते भी हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, 1975 में जो राष्ट्रीय बाल नीति आई थी, उसके तहत ICDS परियोजना शुरू हुई। अच्छा, ICDS? जी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आंगनवाड़ी उसी का एक जमीनी कार्यान्वयन है। ओके। इनका फोकस है ग्रामीण बच्चों और महिलाओं की, मतलब उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें। जैसे क्या क्या काम होते हैं इनके? जैसे बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा, पोषण आहार देना, टीके लगवाना, स्वास्थ्य जांच करना और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का ध्यान रखना। तो ये दिखाता है कि कैसे एक संगठित समूह, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, टारगेटेड विकास का साधन बन सकता है। सही कहा, मतलब एक सरकारी योजना को जमीन पर उतारने का तरीका। बिल्कुल, और काफी प्रभावी तरीका। और फिर आते हैं स्व सहायता समूह या SHGs। ये तो काफी प्रसिद्ध लगते हैं ना? हाँ, SHGs तो बहुत चर्चा में रहे हैं। ये असल में अपनी मर्जी से बनाए गए समूह हैं। अपनी मर्जी से? जी, जिन लोगों की जरूरतें या समस्याएं एक जैसी होती हैं, वो साथ आते हैं। अच्छा। ये आपसी मदद, मतलब म्यूचुअल हेल्प पर आधारित हैं और इनका लक्ष्य होता है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर बदलाव लाना। और इसमें वो माइक्रो क्रेडिट वाली बात भी आती है? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में इनका बहुत योगदान है और माइक्रो क्रेडिट या सूक्ष्म ऋण देना इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ एक दिलचस्प चीज है, स्रोत तमिलनाडु के 3 जिलों के एक अध्ययन का जिक्र करते हैं। हाँ, वो N. ललिता और डॉक्टर BS. नागराजन का अध्ययन है। उसमें क्या खास मिला? उसमें ये सामने आया कि SHGs ने सिर्फ बचत या कर्ज देने से ही मदद नहीं की, वो तो किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा समूह में बैठकर जानकारी बांटना, एक दूसरे से सीखना, हौसला बढ़ाना। अच्छा, वो आपसी बातचीत। हाँ, और बाहरी स्रोतों से, मतलब बैंक या सरकारी योजनाओं से कैसे जुड़ना है, ये सब सीखने सिखाने में भी मदद की। तो मतलब पैसा तो एक पहलू है, लेकिन जानकारी और जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, इसने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि उद्यमशीलता, मतलब अपना छोटा मोटा काम शुरू करने को भी प्रोत्साहन मिला। ये तो वाकई कमाल की बात है। और अब आते हैं केरल के उस बहुत सफल उदाहरण पर, कुटुम्बश्री। हाँ, कुटुम्बश्री, इसका मतलब है परिवार की समृद्धि। ये 1998 में शुरू हुआ और इसने केरल में गरीबी हटाने में, खासकर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अच्छा, इसके बारे में कुछ आंकड़े हैं? जी, आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। सोचिए, 2006 तक ही इसके लाखों सदस्य बन चुके थे। लाखों? हाँ, और ये समूह मिलकर करोड़ों रुपए की बचत और ऋण का प्रबंधन खुद कर रहे थे। अरे वाह, जमीनी स्तर पर इतना बड़ा नेटवर्क और इतना आर्थिक प्रबंधन। जी, पर क्या ये सिर्फ पैसे या आर्थिक चीजों के बारे में ही है? नहीं, इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा है। बात सिर्फ आर्थिक नहीं है। तो फिर? देखिए, लक्ष्य है गरीबों को, खासकर महिलाओं को, इतना सशक्त बनाना कि वो अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सुधार ला सकें। अच्छा, फैसले लेने की क्षमता विकसित की। सही, ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये तो पूरी तरह से सशक्तिकरण है। बिल्कुल, स्वाभिमान का निर्माण है एक तरह से। स्रोत में कोच्चि में
कचरा प्रबंधन में कुटुंबश्री इकाइयों की भागीदारी का एक उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि ये समूह कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने अनुकूल हैं। मतलब वो सिर्फ पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रहे, वो शहरी क्षेत्रों में कचरा इकट्ठा करने, उसको प्रोसेस करने और फिर उससे कुछ उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने जैसे नए काम भी करने लगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग तरह का काम हुआ। हाँ, और इसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों मतलब म्युनिसिपैलिटी वगैरह से सहयोग करना पड़ा, जमीन की जरूरत पड़ी। तो ये दिखाता है कि कैसे ये समूह संगठित होकर नई चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही थी। जी हाँ, बाकायदा व्यावसायिक प्रशिक्षण और पहचान पत्र भी दिए जा रहे थे। तो ये समूह लगातार सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। तो अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें, आंगनवाड़ी, एसएचजी, कुटुंबश्री, तो क्या एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि भारत में ये जो छोटे संगठित समूह है, ये सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण का, खासकर महिलाओं के लिए, एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका साबित हुए हैं। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे मॉडल ये दिखाते हैं कि कैसे संगठित प्रयास, मतलब जब लोग मिलकर कोशिश करते हैं, तो वो न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता ला सकते हैं, बल्कि अपनी सामाजिक स्थिति, अपना आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति, इन सब में सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारत में समूह कार्य यानी लोगों के मिलकर काम करने के तरीके के विकास पर। हमारे पास एक अध्ययन के कुछ हिस्से हैं। भारत में समूह कार्य विकास की यात्रा ये बताता है कि कैसे ये मिलकर काम करना, ये तो हमेशा से ही हमारे समाज का हिस्सा रहा है, खासकर जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनके जरिए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो समुदायों में समूह आधारित काम, कल्याण का काम, ये पारंपरिक रूप से होता आया है, जड़ें काफी गहरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत कह रहा है, एक व्यवस्थित प्रणाली के तौर पर, मतलब प्रोफेशनल ग्रुप वर्क का जो विकास है, वो भारत में काफी हाल की बात है। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि कैसे वो पारंपरिक सामुदायिक सहयोग, जो अक्सर जैसा आपने कहा सामाजिक धार्मिक संस्थानों से जुड़ा था, वो कैसे एक औपचारिक, एक प्रोफेशनल तरीके में बदला। सही, और ये विरोधाभासी से इंटरेस्टिंग बनाता है। पारंपरिक जड़ें बनाम ये नया प्रोफेशनल ढांचा। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि आज भारत में ये जो प्रोफेशनल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस है, ये काफी प्रसिद्ध है। मतलब इसे संस्थागत लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर दोनों जगह अपनाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये इस बात का संकेत है कि समूह कार्य को अब एक औपचारिक, एक स्वीकृत समाज कार्य प्रणाली, मतलब सोशल वर्क मेथड के रूप में पहचान मिल चुकी है। ये सिर्फ अब कोई अनौपचारिक सामुदायिक मदद वाली बात नहीं रही। तो ये प्रोफेशनल या व्यावसायिक होने का मतलब क्या है यहाँ पर? पारंपरिक वाले से ये अलग कैसे हुआ? क्योंकि लगता तो है कि दोनों में लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम व्यावसायिक समूह कार्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पेशा या नौकरी नहीं है। इसका मतलब है एक खास तरह की ट्रेनिंग, कुछ तय नैतिक सिद्धांत होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, और काम करने की एक व्यवस्थित पद्धति, मेथोडोलॉजी, जिसे बाकायदा सीखा और सिखाया जा सकता है। अच्छा, तो ये पारंपरिक सहयोग से इस मायने में अलग है कि वो शायद ज्यादा सहज था, अनौपचारिक था, लोकल जरूरतों पर आधारित था, जबकि व्यावसायिक समूह कार्य एक स्टैंडर्डाइज्ड ज्ञान और स्किल सेट पर आधारित है। समझ गई। तो एक तरफ वो पारंपरिक अनुभव है और दूसरी तरफ ये सीखा हुआ व्यवस्थित तरीका। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक ये जो व्यावसायिक तरीका है, ये अब काफी स्थापित हो गया है, संस्थाओं में भी और समुदायों में भी। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इसे अब सिर्फ कुछ लोगों का निजी प्रयास नहीं माना जाता, ये बाकायदा सोशल वर्क की एक स्वीकृत मेथोडोलॉजी है। मतलब ये अनौपचारिक मदद से आगे बढ़कर सामाजिक विकास और क्या कहते हैं, इंटरवेंशन की एक औपचारिक रणनीति बन गया है। ये बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिख रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है। ये वाकई दिलचस्प है सोचना कि कैसे वो कल्याण का पारंपरिक मॉडल, जो शायद ज्यादा अनौपचारिक रिश्तों पर टिका था, वो अब एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। इससे मानकीकरण, जवाबदेही तो आती होगी, पर क्या इसमें वो जो समुदाय का एक स्वाभाविक जुड़ाव होता है, वो सहजता, उसके कहीं कमजोर पड़ने का खतरा नहीं रहता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर सोचना भी चाहिए। देखिए, हर बदलाव के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां होती हैं। प्रोफेशनल ढांचा निश्चित रूप से क्वालिटी,
कंसिस्टेंसी और शायद एक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया में वो जो लोकल ज्ञान है, जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं और वो जो सहज सामुदायिक भावना है, उसको बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, संतुलन साधना बहुत जरूरी है। एक